खुद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और आप सब लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है। मेरी स्माइल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कुछ अच्छी बात है। तो आज क्लास एक नई स्टूडियो में है, नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुई क्लास है। और सबसे ज़्यादा ये बात है कि मैं पिछले 15 मिनट से हूँ। और इस एसी ने मतलब हालत ख़राब कर रखी है, ये ज़्यादा ठंडा है। और ये भाई साहब इसको मतलब गर्म करने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। वैसे एसी गर्म होगा कैसे, ये भी सोचने की बात है। बढ़ा लो इसका टेम्परेचर भाई साहब, इसमें जम जाऊंगा नहीं मैं। चलो तो शुरू करेंगे क्लास को। ठीक है, पहले स्टूडियो तुमने देखे होंगे बच्चों को, जूम आउट करके ये वाला स्टूडियो भी दिखाओ, दिखेगा। मतलब ज़्यादा नीचे मत करना। रुको एक सेकंड। ठीक है। ठीक है, तो भाई साहब आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिलेबस पर आते हैं। गुलाम वंश से पहले भारत, क्या बोलेंगे? गुलाम वंश से पहले भारत। तो मैं आपको इससे पहले कुछ समझाना चाहूँगा। अभी तक दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आप सब लोगों को पता है भैया, हम सब लोगों ने अभी तक पढ़ा था आपका पिछली क्लास में राजा हर्षवर्धन के बारे में। सही कि गलत? हाँ जी। राजा हर्षवर्धन ने शासन किया भारत में 606 से लेकर के 647। आप मुझे बताएं एक बार, आप मुझे बताएं एक बार कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने शासन किधर किया, उत्तर भारत की दक्षिण भारत? तो आप सारे दोस्त कहेंगे कि भैया जो शासन किया हर्षवर्धन ने वो नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में किया। कहाँ पर, क्या सेंटर था इसका? भैया इसने कन्नौज को अपना सेंटर बनाए रखा। ये बात हमने पिछली क्लास में जानी। तो हर्षवर्धन जो हुआ दोस्त, तो कहते हैं कि हर्षवर्धन वो अंतिम शासक है जिसके समय पर भारत आपका किसी सेंट्रलाइज्ड शक्ति के रूप में उत्तर भारत में, जैसे दक्षिण भारत में बात करें, थोड़ा दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय जो आपका 610 से लेकर के 642 तक, तो ये केंद्रीय सत्ता वाले राजा रहे। लेकिन इनके अलावा भारत का साम्राज्य छोटे 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 राज्यों में बिखरा रहा। ऐसा ही मौका मिला इस्लाम को। आप सब लोगों को इस्लाम के बारे में दोस्त पता होना चाहिए। इस्लाम का उदय कब हुआ थोड़ा सा जानिए, मैं पूरा पढ़ाऊंगा ये आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा जानिए जितना अध्याय के लिए जरूरी है। तो इस्लाम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 570 एडी में, 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ठीक है, हम सब लोगों को पता होना चाहिए जब इन्होंने 610 में ज्ञान प्राप्त किया, तो 610 में ज्ञान प्राप्त हीरा गुफा में करने के बाद में इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया। ठीक है, क्या बोलेंगे? इस्लाम का प्रचार प्रसार इन्होंने शुरू किया। जूम कर दो आवाज अब तो इसको, नहीं तो दिखेगा नहीं बच्चों को क्या लिखा हुआ है। अभी इसको बोर्ड पे वापस लेके आओ ताकि दिखे सब लोग। अब स्टूडियो दिखा दिया, स्टूडियो दिखाते रहोगे ठीक है, अभी देखेंगे दोस्त आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ वो साफ दिखाई दे रहा है। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 एडी में। इतनी सी बात याद रखिए कि आपका 632 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 632 में क्या हो गई, मृत्यु हो। तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इस्लाम का मैसेज लोगों को इन्होंने ही दिया। इनकी मृत्यु के बाद में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और पूरी दुनिया में इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरुआती दौर में तलवार के दम पर हुआ। और बहुत सारे आक्रमणकारी पूरी दुनिया में चल दिए तलवारों के दम पर, जैसा भारत में भी आए कि तलवार के दम पर भारत में भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे। तो वही हमको जानना है कि वो आपका आक्रमणकारी कौन कौन से थे जिन्होंने भारत में प्रवेश किया। ठीक है, भारत में प्रवेश किया है। बच्चे आवाज की कह रहे हैं भाई, कुछ एक बार थम्स अप करके बताओ आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार सारे दोस्त बताएंगे आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को। सर आवाज बढ़ा दीजिए। आवाज ऐसे नहीं बढ़ती है कि आवाज बढ़ा दीजिए, ये डीजे थोड़ी है कि आवाज कम कर लो बढ़ा लो इसमें। तो आवाज जितनी आपके पास आप अपने फोन में बढ़ाएंगे थोड़ा सा, है ना। वेरी गुड। सर आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। दिखाओ फोन में दिखाओ एक बार। अबे यार ठीक आवाज है एकदम। ठीक है, सब बच्चों को थम्स अप आ रहे हैं। ये कुछ शैतान बच्चे होते हैं। चलो,
तो कहने का मतलब है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो भारत में भी ये आक्रमणकारी आए। भारत में इसी क्रम में कौन आएंगे? सबसे पहले अरब आक्रमणकारी आएंगे, अरब अरब देशों की तरफ से, और उसके बाद में तुर्क आक्रमणकारी। तो ये अरब और तुर्क आक्रमणकारी जो भारत आए, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना होता है और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलेंगे? विदेशी आक्रमणकारियों का एक क्रम मैंने आपको बताया था। आप मुझे आंसर करें, सबसे पहले आने वाले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले आपने हमको बताया था ईरानी आए। ईरानियों के बाद में कौन आया था दोस्त, बताएंगे? ये क्रम बहुत पूछा जाता है। फिर आए आपके यूरोपीय कहें या यूनानी कहें, यूरोपीय के बाद में इंडो ग्रीक, फिर आपके शकों के बाद में पहलव आए। कौन आए? पहलव आए। फिर आपका कुषाण आए, और कुषाणों के बाद भारत आने वाले विदेशी आक्रमणकारी कौन रहे? अरब आए। और अरबों के बाद में दोस्त आपका तुर्क आक्रमण। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं दोस्त, हेमंत सिंह, शिवम यादव। चलो, यही क्रम हमको पहचानना है। ईरानियों आपको बता चुका मैं, यूरोपियों में कौन कौन आया, सिकंदर किस तरह आया, शक, पहलव, कुषाण, इनके बारे में हम जान चुके। अभी अरब आक्रमणकारियों की तरफ हम पढ़ेंगे, अरब आक्रमणकारियों की तरफ पढ़ेंगे। अब आप समझेंगे जी इनको भेजता कौन था। देखो, इस्लाम में आपको एक बात समझनी होगी। जो इस्लाम है, इस्लाम ने, मेरी बात को समझना जरा, इस्लाम, जो मोहम्मद साहब थे, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में मोहम्मद साहब ने अपने 4 उत्तराधिकारी या बनाए गए या खुद बन गए, 4 उत्तराधिकारी नियुक्त हुए जिनको खलीफा कहा गया। कहा गया कि मोहम्मद साहब के बाद में इस खलीफा के आदेशों को माना जाएगा। तो खलीफा क्या हो गया? एक खलीफा जो बगदाद का खलीफा था, खलीफा इस्लाम का सर्वोच्च पद हो गया था। मोहम्मद साहब तो थे नहीं, तो एक व्यक्ति की जरूरत थी जो सबसे बड़ा पद दिया, जिसको सम्मान दिया जाए। तो खलीफा इस्लाम का सबसे बड़ा पद, यानी आदेश किसके माने जाएंगे? मुझे बताएंगे, सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया था? खलीफा। तो खलीफा ही, जो लोग तलवार के दम पर इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो लोग लूटमार कर रहे थे, यही खलीफा उनको प्रशंसा पत्र देता था, ये लीजिए तुमने बहुत अच्छा काम इस्लाम के लिए किया है। यही खलीफा था जो आदेश देता था आक्रमणकारियों को। और आप मानेंगे कि सर्वोच्च पद कौन सा हो गया था? सर्वोच्च पद कौन सा हो गया था? तो आप कहेंगे सर्वोच्च पद खलीफा हो गया था। सर्वोच्च पद खलीफा हो गया। तो दिक्कत आगे नहीं। सर्वोच्च पद कौन सा हो गया था? खलीफा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं। तो खलीफा ने आदेश दिया होगा कि भारत आक्रमण आपको करना चाहिए। तो भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमणकारी हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे? भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ। पहला अरब आक्रमण 711 में भारत पर हुआ। किसने किया? अबेदुल्ला ने। क्या सफल हुआ कि असफल हुआ? तो आप कहेंगे असफल रहा। यानी भारत पर 2 अरब आक्रमण हुए सन 711 में। दूसरा भी 711 में हुआ, अबेदुल्ला और बुदेल के द्वारा। तो अबेदुल्ला और बुदेल क्या रहे? असफल रहे। तो खलीफा के सिर में ये दर्द हुआ होगा कि भारत विजय तुम पे नहीं हो पा रही है। तो क्या बोलते हैं, तीसरा अरब आक्रमणकारी में और बड़ी सेना लेकर के मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, और मोहम्मद बिन कासिम सफल हुआ। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को हम बोलते हैं पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी। क्या बोलते हैं? पहला पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी। कौन था ये? अल हजाज का सेनापति था, जिसने भेजा। अल हजाज की सेना में से एक सेनापति ये हुआ करता था जिसको भेजा गया। भारत कैसे आया? ये खैबर दर्रे से भारत आया। अगर मैं बात करूं आपसे बच्चे खैबर दर्रे की स्थिति की, तो यहाँ आपको एक बात समझनी होगी। भारत आने वाले लोग या तो बोलन दर्रे से आए हैं। 2 दर्रे दर्रे होते हैं पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे दर्रे की परिभाषा भी। एक बोलन दर्रा था और एक था आपका खैबर दर्रा, खैबर पास। तो जो खैबर दर्रा है, ये भारत आने वाला मार्ग थे दोनों के दोनों। तो आक्रमणकारी अगर आए आपका, तो कौन से दर्रों से आया? तो खैबर की बोलन। मोहम्मद बिन कासिम किससे आया है? नवीन, वॉल्यूम का कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं।
ऐसे ही चलते रहने दोगे? बच्चे कह रहे हैं तो फोन में फिर से चेक करो, बच्चे बोल रहे हैं तो कुछ परेशान। ठीक है, तो खैबर दर्रा किधर है? सिंध क्षेत्र में। मैं आपको सिंध बता ही चुका था दोस्त। बच्चे अगर आवाज नहीं मतलब कम आ रही है कि आवाज आ ही नहीं रही है, कम आ रही है तो आप लोगों को इतना समझना होगा कि मैं धीमे ही बोलता हूँ। मैं चिल्लाता नहीं हूँ क्लास में, मैं आपको भी गाइड करता हूँ, आप भी चिल्ला के मत सुनिए। देखना ये फोन है, देखो कितनी आवाज साफ, फोन में इतनी आवाज साफ आ रही है। सर आवाज एकदम ठीक है सर, हल्की सी स्लो है। हाँ तो स्लो आवाज में सुनिए, मैं स्लो आवाज में ही बोलता हूँ। हम सब्जी नहीं बेच रहे हैं भाई, हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत तेज आवाज आपके दिमाग में टकराएगी तो अगर बोले आलू ले लो, गाजर ले लो, गोभी ले लो तो वही याद रहेगा, लेकिन आपको नहीं याद रखेगा। एक सब्जी वाले ने तुमसे 2000 जब तुम छोटे थे तो उसने सब्जी की आवाज डिफरेंट कोई था तो क्या आवाज लगाई थी? आलू गाजर गोभी तो याद रह जाएगा, बाकी सब ने दिमाग में मस्तिष्क आने वाली तेज ध्वनि स्लिप हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। आप किसी के प्रवचन कभी सुनोगे तो आप देखोगे कि वो लंबे समय तक याद रहते हैं, इसलिए एक छात्र को धीमी आवाज में सुनो। ठीक है जी, आगे आइए। ये बात समझे इतनी? चलो ठीक है। भारत आ गया आपका कौन? अरब आक्रमणकारी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया अरब आक्रमण जब हो रहा है 711 में और हर्षवर्धन था 647 में, तो आपने कहा था कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, वो इस समय पर नहीं हुआ सन 711। तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, एक तरफ तो आक्रमण हो रहे हैं, एक तरफ भारत में आंतरिक लड़ाई लड़ रही है। मुसलमान आक्रमणकारी बच्चे भारत में इसलिए सफल हुए कि ये बात आपको समझनी होगी कि लगभग कहते जो 90% भारत था वो शांत बना रहा। जिन लोगों को आक्रमण करना चाहिए था, कहते हैं कि उस समय विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों ने अगर एक एक लकड़ी भी उठाई होती तो भारत अपनी उस संस्कृति के पतन होने को बचा पाता, जिसका आप लोग जानते हैं कि इस्लामिक जब आक्रमण देश पर हुए तो संस्कृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आगे देखें, मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं। एक नवीन इसकी लाइट जो है बोर्ड पे बहुत सारी आ रही है, उधर देखना है ना, ये लाइट भी करानी है आज, ऊपर वाली। आज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, शायद आवाज में सच में कोई इशू हो। और ये देखो बोर्ड में लाइट भी आपको दिख रही होगी, और नए सेटअप में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना भाई साहब। आ गया जी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां सूर्यमला और परिमला थीं। राजा दाहिर, भारतीय इतिहास का बच्चे एक ऐसा सच जो आपके सामने हमेशा दफन रहा। लोग पढ़ते हैं राजा दाहिर को तो ऐसा लगता है कोई मुसलमान व्यक्ति हो या कोई मुस्लिम व्यक्ति हो, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन राजा दाहिर एक हिंदू व्यक्ति था, एक हिंदू व्यक्ति था। और राजा दाहिर का जो सच आपसे छिपाया गया, आप समझेंगे कि राजा दाहिर सिंध क्षेत्र पर आपका शासन करते थे। कहाँ पर? राजा दाहिर इस सिंध क्षेत्र पर, क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं था ना, तब भारत ही था ये। तो यहाँ थे राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर का क्या सच आपसे छुपाया गया है मेरे दोस्त? जैसे आपसे कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, दरअसल में मोहम्मद बिन कासिम पहली ही बार में मोहम्मद बिन कासिम भी सफल नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में 4 बार आक्रमण किए और 3 आक्रमणों में दाहिर को सफलता मिली। राजा दाहिर ने बहुत बुरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। इनकी पत्नी तक युद्ध में लड़ी, इनका पूरा राज्य युद्ध में लड़ा, लेकिन जो इनके पड़ोसी पड़ोसी लोग थे, मैंने कहा ना भारत इस समय तक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो इन्होंने आह्वान भी किया लोगों से कि वो आकर के इन विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ मेरे साथ दें या मेरी सेना का साथ दे। लेकिन कहते हैं उस समय राजा दाहिर को किसी भारतीय अन्य शासक का साथ नहीं मिला। वो लोग राजा दाहिर की जो वीरता और प्रसिद्धि के किस्से थे उनसे ईर्ष्या रखते थे। आप लोग देखते हैं दोस्त, जब किसी व्यक्ति की चर्चा होती है तो उससे ईर्ष्या रखने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि व्यक्ति किसी तरह पराजित हो जाए। ऐसा ही हुआ आपका राजा दाहिर के साथ में। अंत में राजा दाहिर हार जाते हैं। उनकी 2 बेटियों को, सूर्यमला और परिमला को कैद करके ले जाता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब आवाज सही है। अभी तुमने किया ना ये कुछ, हाँ, तो फिर तब क्यों नहीं कर रहे हो? ये बच्चे ठीक कहते हैं, मतलब तुम शैतानी करते हो। हाँ, तो सुन ले करो इन बच्चों की बात। क्या बोलेंगे? सूर्यमला और परिमला, इनको कैद करके मोहम्मद बिन कासिम ले गया। मोहम्मद बिन कासिम ले गया तो खलीफा के लिए दुनिया में जितने मुस्लिम आक्रमणकारी हुए,
खलीफा के लिए लड़कियां पेश की जाती थीं। दुनिया में सुंदर लड़कियां कहीं भी हैं वो खलीफा के पास लेके जाई जाती थीं। ठीक है, आप सोच सकते हैं खलीफा किस तरह का व्यक्ति रहा होगा। तो सूर्यमला और परिमला को जब लेके गया उनके पास में, खलीफा के पास में, उसने कहा कि मोहम्मद बिन काशिम ने हमारे साथ दुराचार किया है, दुराचार किया है। खलीफा ने बोला कि ऐसा कैसे मोहम्मद बिन काशिम कर सकता है, ये तो खलीफा के लिए गिफ्ट था। तो इस तरह की सोच के व्यक्ति थे। तो कहते हैं कि उसने फिर मोहम्मद बिन काशिम को लोहे की जंजीरों में बंद करवा के बहुत दिन तक रखा खलीफा ने। एक कहानी है, चचनामा नामक पुस्तक से इसका वर्णन मिलता है। अली अहमद ने एक पुस्तक लिखी है चचनामा। बहुत सारे लोग कहते हैं चचनामा का राइटर तो अज्ञात है, अली अहमद ने लिखी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से कैद करके ले गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसने पहला आक्रमण किया तो कहाँ पर किया, सिंध क्षेत्र पर, देवल बंदरगाह पर। कहाँ पर किया था जी? अगर हम भारत के सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं तो जैसे आज के आप पाकिस्तान को जानते हैं, तो इधर देवल बंदरगाह पर सबसे पहले कासिम आया भारत आने के लिए। देवल बंदरगाह पर इधर से घूमते हुए देवल बंदरगाह गया। देवल बंदरगाह पर उसने आक्रमण किया। यहाँ पर एक कहानी और छिपी होती है, कुछ लोग कहते हैं, समझना कहानी, कि जो अल हजाज था, इसका सेनापति है मोहम्मद बिन कासिम, अल हजाज का। अल हजाज के जहाज़ों को रोक लिया गया। रोक क्या लिया गया? लूट लिया गया। अब क्योंकि राजा दाहिर का शासन था इधर सिंध में, तो आरोप लगे कहाँ? आपका इधर, आपका यहाँ समुद्र में इसके दो जहाज़ों को रोक लिया गया। तो आरोप लगे किस पर? आपके राजा दाहिर पर, कि भाई आपके क्षेत्र में ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि लुटेरों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। पत्राचार हुआ, उन्होंने बोला जी 2 जहाज लुटे हैं अल हजाज के, उनकी उनकी जो भरपाई है वो आपको करनी होगी। राजा दाहिर ने कहा जब लूट में मेरा साथ नहीं तो मैं भरपाई क्यों करूं। एक कहानी यह भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य पीछे क्या था? लूटपाट और इस्लाम का प्रचार प्रसार। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये पहले आते हैं देवल बंदरगाह पर, फिर ये नीरम बौद्ध स्थल को इन्होंने लूटा आकर के, फिर सिंध पर जजिया कर लगाया। सिंध समझते हैं ना दोस्त? आज वाला जो पाकिस्तान है ना, ये सिंध क्षेत्र है। ठीक है, सिंध क्षेत्र है। तो सिंध पे इसने क्या लगाया? जजिया कर लगाया, गैर मुस्लिम। यहां से हमको ये पक्का प्रमाण मिल जाता है कि ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग लूट के साथ में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कैसे किया? इन्होंने लगाया जजिया कर, किस पे? गैर मुस्लिमों पर। किस पर लगा? गैर मुस्लिमों पर। अब आप समझिए, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है उस पर आप एक टैक्स लगा दो। एक टैक्स लगा दिया गया कि अगर आप मुसलमान नहीं है तो टैक्स देना होगा। अब राजा या जिसका वहां पर शासन है तो वो कहेगा कि ये टैक्स तुमको देना होगा, तो लोग क्या सोचेंगे? जिनके पास खाने या नहाने तक नहीं है तो वो सोचेंगे यार क्या धर्म में रखा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, चलो मुस्लिम ही बन जाते हैं। अन्य तरीके से प्रताड़नाएं भी दी गई, अत्याचार भी किए गए, और साथ में जजिया कर भी लगाया गया। और जजिया कर बच्चे जब लोगों पर लगा तो वो क्या होने लगे? एक दबाव में इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, किस किस पर इसने जजिया नहीं लगाया? ब्राह्मण, विधवा और विकलांग पर नहीं लगाया, क्योंकि उस समय पर यह माना जाता था कि अगर ये ब्राह्मणों को उस समय एक उच्च दर्जा या एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था तो उन्होंने सोचा कि एकदम से टेक ओवर नहीं करते हैं। अभी जो यहाँ पर सम्मानित जाति है उसको अभी ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, नहीं तो ज़्यादा हंगामा होगा। विधवाओं का, विकलांगों का, यानी जजिया तो लगाया, जजिया तो लगाया, लेकिन एक वर्ग को सुरक्षित भी रख दिया कि ऐसे लोगों पर नहीं लगेगा, ऐसे लोगों पर। नितिन गुजर मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, कमेंट सेक्शन बड़ा कर दो। अब आप कहेंगे भैया जजिया के लिए तो हम अकबर सुनते हैं, तो ये सब हम धीरे धीरे जानेंगे, ये सब हम धीरे धीरे जानेंगे कि जो ये सिंध क्षेत्र है, ये मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर काशिम ने लगाया। कश्मीर को, कश्मीर की अगर बात करेंगे, आपका कश्मीर वाला जो क्षेत्र है इसमें ऐबक लगाएगा, ऐबक। और लगभग सारे हिस्से पर बच्चे जजिया को खत्म कौन कर देगा? आपका, आप कहेंगे बहुत सारे बच्चे कि जी अकबर ने लगाया, नहीं, अकबर ने उसको हटाया था। 1564 में अकबर जजिया कर को क्या करता है? हटा देता है। ये बात मैं आपको बताऊंगा। लगाया किसने था जी? ब्राह्मणों पर भी आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। धीरे धीरे हम जानते रहेंगे। ठीक है, तो जजिया क्या है? एक टैक्स है। किसको देना पड़ता था? किसको देना पड़ता था? तो किसको देना पड़ता था जजिया? हम कहेंगे जी किसको? जो मुस्लिम नहीं थे, यानी जो इस्लाम नहीं स्वीकार करते थे
जो इस्लाम नहीं स्वीकार करते थे उन सबको क्या देना होता था, एक जजिया टैक्स स्वीकार करते थे, और बोले तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो जजिया से बचे रहोगे। एक टैक्स है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं भैया जजिया कितना लेते होंगे, तो जजिया की दरें 2.5% से लेकर के 5% तक थी। 2.5% ज्यादा वसूल किया गया, राजा क्रूर रहा तो ज्यादा भी वसूल किया गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात में? अच्छा जी, आगे आएंगे। इस सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, चचनामा से मिलती है। और चचनामा के जो लेखक हैं वो कौन है, अली अहमद हैं। कौन है लेखक, अली अहमद हैं। ठीक है? अब हम जानेंगे कि अरब आक्रमण ये हुआ, अरब से लोग आए, तो अरब क्षेत्र से जब ये लोग आए तो इनके उद्देश्य क्या थे, तो क्या कहेंगे, लूट करना इनका उद्देश्य था, और इस्लाम का प्रसार प्रचार करना। प्रसार समझ रहे हैं कि जाकर के तलवार के दम पे इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए, और जाकर के लोगों पर टैक्स लगाइए, लूट मार करिए और वापस आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सर, उस समय तो सती प्रथा थी, तो विधवा कैसे बच गई? ऐसा नहीं होता था बच्चे। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये समझना होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा बौद्धिक प्रश्न भी हुआ। सती पति की मृत्यु के बाद स्त्रियां होती थीं, लेकिन कौन होती थीं, जो अशिक्षित थी या कमजोर घराने से थी। बहुत सारी राजघराने की स्त्रियां भी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सती प्रथा का स्वयं विरोध किया। गवर्नमेंट ने तो एक्ट बनाया 1829 में, राजा राम मोहन राय ने वो ऑफिशियल 1829 में बनाया, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी ही महिलाएं सती हो जाती थी। बहुत सारी महिलाएं समाज की बुराइयों को झेलती थी। लोग कहते थे विधवा है, इसके आने से ये गांव अपवित्र हो जाएगा, उनको कंकड़ पत्थर भी मारते थे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे मैं अपना जीवन क्यों दे दूं। तो विधवाएं थीं, ऐसा नहीं था कि टोटल टोटल अगर आप कहें कि भैया सब लोग आपका सती हो जाते थे, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, आगे आएंगे। भैया सिंध में एक ब्राह्मणाबाद नाम का भी बालक मिलता है। बच्चे, ब्राह्मणाबाद इनकी राजधानी हुआ करती थी सिंध क्षेत्र में। सिंध के जितने भी शासक रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ब्राह्मणाबाद उनकी राजधानी रही है, बहुत सारे लोगों का सेंटर रहा है। ठीक है, क्यों, आगे आएंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए भारत में, सिंध क्षेत्र में। तो ये पहला मुस्लिम शासक हुआ भारत में जिसने सोने के सिक्के जारी किए। बहुत पूछा जाता है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है जिसने सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, एक मैंने आपको बताया ये सब नहीं पूछा जाता है। एक सिंध पर जजिया बहुत पूछा जाता है, किसने लगाया, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा, ये आक्रमण कब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम 712। कई बार परीक्षाओं में दोस्त ऐसा देखने को मिला है, कैसा देखने को मिला है कि 712 विकल्प में ही नहीं आता, मतलब एग्जामिनर समझ ही नहीं पाता, 711 डाले तब 711 चुनेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। सर अरोर के बारे में भी कुछ बताइए। अरोर व्यापार का बच्चे एक प्रमुख स्थल हुआ करता था सिंध क्षेत्र में। ठीक है, अरोर को भी इन्होंने अपना व्यापारिक राजधानी घोषित कर रखा था। सर भारत के राजा अन्य देशों पर आक्रमण नहीं करते थे क्या? ना के बराबर। राजेंद्र प्रथम, जब मैं आपको बताऊंगा, राजेंद्र जैसे शासक आपका श्रीलंका में आक्रमण करने गए, मतलब श्रीलंका के उत्तरी भाग को उन्होंने जीता भी, लेकिन भारत से बाहर आक्रमण ना के बराबर हुए हैं। भारत स्वयं में बच्चे समृद्ध था, स्वयं में उसका एक अच्छा क्षेत्रफल था। तो युद्ध कौन करेगा? युद्ध वो करेगा जिसके अंदर अन्य को जीतने की चाहत, या जहां पर संसाधन नहीं है, जहां पर संसाधन नहीं है। जैसे अरब में बहुत अधिक संसाधन उस समय नहीं थे, तेल आदि की इस प्रकार की खोजें जो आधुनिक खोज है नहीं हुई थी, तब तेल के कुएं नहीं थे, डीजल पेट्रोल था नहीं, तो भूखमरी थी एक तरीके की। तो भूखमरी में भी लोग इधर उधर गए, आक्रमण किए, क्षेत्रों को जीता। लेकिन भारत तो स्वयं मेरे दोस्त सोने की एक चिड़िया था, हमको आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे राजा तो ये सोचते थे कि यहाँ का एक शहर बस कब्जे में आ जाए, जैसे कन्नौज के लिए युद्ध हुआ। ठीक है, आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। अरब आक्रमण का प्रभाव, बच्चे ऐसा नहीं करना है, जो वास्तविकता है मैं उसको बताता हूं। अब आप इसको धार्मिक व्यक्ति ना समझे मुझे। ऐसे बोले, एक बच्चे का नाम मैं देख पा रहा हूँ, बच्चे का नाम है जावेद, बच्चा लिख रहा है, कहाँ लिखा हुआ है, इस्लाम तलवार के धर्म पर फैला है। ये सब जानते हैं, लिखे दिखने की जरूरत नहीं, और लिखा हुआ ये 50 जगह है, शायद आपने अभी अध्ययन नहीं किया होगा। लेकिन प्यारे दोस्त, ये धर्म की बात नहीं है, ये वास्तविकता की बात है।
आपको नहीं पता है ये बात? मोहम्मद बिन कासिम यहाँ घुटनों पर आया, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ आकर के प्रार्थना की कि मुझे कुछ क्षेत्र दे दो। आप बताओ, आपने अध्ययन नहीं किया इस बात का? आप कासिम के रिश्तेदार हो। एक आक्रमणकारी, एक बलात्कारी व्यक्ति का पक्ष आप रखना चाहते हैं कि कहाँ रखा हुआ इस्लाम धर्म पर फैला? तलवार, बिल्कुल तलवार के दम पर फैला दोस्त। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन गोरी ने इस देश में क्या किया, महमूद गजनवी ने इस देश में क्या किया? अगर आप चाहते हैं कि मैं महमूद गजनवी की पॉजिटिव छवि आपको बताऊंगा, मेरा दोस्त, मेरी गर्दन भी कट जाएगी, तब भी नहीं बताऊंगा। आपका एक भ्रम होगा। आपको सच सुनना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए। झूठा इतिहास मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है? ये सब जानते हैं, आप लोगों को नहीं पता क्या? सबको पता है। आप उस बात से इनकार करने लग जाओ, आप गजनवी को अच्छा मानने लग जाओ। गजनवी आपका आइडियल हो सकता है किसी बच्चे का, जो आतंकवादियों का गाइडल, तो आइडियल अगर हम बात करें तो वो गजनवी होगा। उनको पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं आ सकते, वो गोरी के पक्ष के लोग होंगे। उस नज़रिए से इतिहास को नहीं पढ़ना है कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू नज़रिए से पढ़ाऊं या हिंदू नज़रिए से पढ़ूं, या आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम नज़रिए से पढ़ें, मुस्लिम नज़रिए से मैं आपको पढ़ाऊं। ये नज़रिया नहीं होता। सत्य मतलब सत्य है, ठीक है? आगे आएंगे, ध्यान से समझो। और मेरी बात कभी किसी को लगे ना कि मेरी बात किसी को आहत कर रही है, तो उसके लिए रियली सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बड़ा बनने की कोई ऐसी तमन्ना नहीं है। मेरी बात किसी को हर्ट करती है तो उसके लिए पहले ही रियली सॉरी है, लेकिन हम सब कुछ सत्य जानेंगे, आगे आएंगे। अरब आक्रमण के प्रभाव क्या हुए? ऊंट पालन हमारे यहाँ नहीं होता था। ऊंट पालन क्योंकि अरब में बच्चे बहुत सारा रेगिस्तानी क्षेत्र है। मैंने बोला कि भूखमरी का वहाँ पर भूखमरी बहुत फैली हुई थी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान थे, फसल योग्य खेती भी नहीं थी कि वहाँ पर हम फसल कर पाए, ऐसी जमीन ही वहाँ पर नहीं थी। मानचित्र कला का विकास हुआ। क्या बोलेंगे? मानचित्र कला का विकास, क्योंकि अरब जब आक्रमणकारी हुए, आप ये समझेंगे, तो उनको दुनिया की बाकी जगह पर जाना पड़ा, तो उन्होंने मानचित्र का भी विकास किया। मानचित्र का विकास हुआ, ये अरबियों की देन है, जो भारत में वो मानचित्र को दे करके गए। मानसून की जानकारी भारत में हुई है। एक दरअसल में अब्दुल मकशिदी नामक एक व्यक्ति आएगा, उसने भी उसके बारे में पूरे अरब को ज्ञान दिया है कि क्या मानसून होता है, पूरी दुनिया को उसने ज्ञान दिया है। खजूर की खेती अरबियों के आने से शुरू हुई। दशमलव सिद्धांत बच्चे अरब आक्रमण का प्रभाव है, ठीक है? अरब आक्रमण का दशमलव सिद्धांत, इसका इसको प्रयोग किया गया। आगे आएंगे। सर आप क्यों सॉरी बोलते हो? आप किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भी तो हमारे हैं, हमसे पढ़ने आते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई कोई आहत ना हो। एक दिन बच्चों को ज्ञान सबको हो ही जाता है, तब वो कहते हैं कि हाँ एक ऐसा व्यक्ति हुआ। क्योंकि मैं आज के टाइम पर देखता हूँ बहुत सारे अध्यापकों को, बहुत सारे इतिहास पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी, कि वो बच्चों को खुश करने में लगे हुए हैं। आज उनको लगता है कि ये एक वर्ग है, फायदे की बात कर देते हैं उन लोगों की। SC ST वर्ग है मान के चलो, उसके फायदे की बात एक दिन कर देंगे। उन बच्चों को लगेगा ये टीचर तो यार हमारी बात करने वाला आदमी है। एक दिन वो ब्राह्मणों की बात कर देंगे, एक दिन वो क्षत्रिय को, जातियों को लेके उनकी बात कर देंगे, तब वो कूदने लग जाएंगे लोग। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग इस्लाम की तारीफ कर देते हैं, कुछ लोग अतीक अहमद को ही अच्छा बता देते हैं, गुंडे व्यक्ति को अच्छा बता रहे हैं, बताओ, उसके अंदर भी अतीक अहमद। तो सब लोगों का अपना माइंड सेट है भाई साहब, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे किसी को खुश नहीं करना। इतिहास है, आप पढ़िए उसको, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, सच यही है। आगे अब आते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तो पहले अरबी आए, तो अरबियों के बारे में एक बात समझिए। तो अरबी भारत में रहे क्या? शासन किया उन्होंने? नहीं, आए, लूटपाट करी, तलवार लेकर के आए, जितनी गर्दनों ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया वो गर्दन काटी गई। तैमूर लंग के बारे में दोस्त एक बार आप कथन पढ़ना, जो बच्चा कहता है कि तलवार के दम पर नहीं फैला। तैमूर लंग ने दिल्ली में एक आदेश दिया 1398 में कि हर रोज हिंदुओं की 50,000 गर्दनें चाहिए। ऐसे वो व्यक्ति जो इस्लाम स्वीकार ना करे, जो इस्लाम स्वीकार कर ले उसको छोड़ दिया जाए। तैमूर लंग ने इस प्रकार के आदेश दिए और दिल्ली में ये कत्लेआम 12 दिन तक चला। रोज 50,000, रोज 50,000, रोज 50,000 गर्दनें काटी गई। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे और शर्म महसूस कर। जो तैमूर की फैमिली का स्वयं को समझता होगा, बी इंडियन बी भारतीय, गर्व करिए इस एक बात पर। भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क लोग क्या बोलेंगे? ये गजनी नामक स्थान से आए और गजनी स्थान पड़ता था अफगानिस्तान में।
तो आप कहेंगे भैया अफगानिस्तान तो 1893 तक भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान तो क्या बोलोगे, अफगानिस्तान तो 1893 तक भारत का हिस्सा था। तो ये भारत के बच्चे, उस समय भारत सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं। भारत तो उस समय पर राज्यों में बटा हुआ है, छोटे 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 राज्यों में बटा हुआ है। ऐसा ही एक छोटा स्थल है गजनी। इनको बोलते हैं हम लोग, तुर्क जाति के लोग थे। क्या थे? तुर्क जाति के लोग थे। और गजनी वंश से आए, यामिनी वंश, जिसको हम गजनी वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? गजनी वंश कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। संस्थापक कौन था इस गजनी वंश का? गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। क्या बोलेंगे? अल्पतगीन। और अल्पतगीन के बाद में गद्दी पर कौन आया? सुबुक्तगीन। इसने ही भारत पर आक्रमण किया था 1086 में। ठीक है, लेकिन वह क्या रहा, सॉरी 1086 कह रहा हूँ, 986 में, 986 में इसने आक्रमण किया था, लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा। भारत ये आया युद्ध करने की दृष्टि से, आक्रमण की दृष्टि से, इसीलिए इसको हम बोलते प्रथम तुर्क आक्रमणकारी। इसको कहा जाता है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी। तो आप कहेंगे सुबुक्तगीन को। तो आप कहेंगे भैया तुर्कों के समय पर पहला आक्रमण अबेदुल्ला ने किया, तो वह तो असफल रहा, फिर उसको तुर्क आक्रमणकारी क्यों नहीं माना जाता? अभी भी हम सफल को ही मानते हैं। तो ये असफल रहा भारत की मुख्य मुख्य भूमि में आने में। किसमें? मुख्य भूमि में। सिंध के कुछ हिस्सों को इसने, सिंध के कुछ गांवों को सुबुक्तगीन ने जीत लिया था, इसीलिए इतिहासकारों ने इसको प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कहा है। इसके बाद में आया आपका डॉग महमूद गजनवी। क्या बोलेंगे? फिर आता है इसके बाद में महमूद गजनवी, जिसके अत्याचार भारत में अगर कहें तो दरअसल में इसको गजनवी के अत्याचार भी कहें, या बोलें भारतीयों की एक कमी रही कि भारतीय केंद्रीय रूप से ना होकर के उस समय भी सत्ता के लालच में छोटे छोटे रूप में बटे हुए थे। ठीक है, छोटे छोटे रूप में अपने लालचों के लिए बटे हुए थे। इसी का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने दोस्त उठाया है। और गजनवी को भी यही आदेश मिला कि जाकर के भारत क्या करना है? लूटपाट करनी है, इस्लाम का प्रचार करना है जाकर के, और उन क्षेत्रों को लूट करके वापस आना है। ठीक है, तो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन को कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। सर ये अल्पतगीन कौन है? सुबुक्तगीन का पिता है इसका पिता है सुबुक्तगीन का, और ये फाउंडर है किसका? यामिनी वंश का, गजनी वंश का। गजनी कहां पर था? गजनी नामक स्थान पर ही था गजनी वंश। और गजनी कहां पर था? वो अफगानिस्तान में था। क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान में। आगे वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे। भारत पर गर्व करिए। इस भारत माता के साथ में, या भारत माता की अस्मिता के साथ में जिसने गलत तरीके से प्रहार किया, वह हर एक व्यक्ति आलोचना की योग्य है। अगर तुम्हारे अंदर भारत माता का खून बहता है तो तुम उस हर आक्रमणकारी को उस दृष्टि से देखोगे, जिसने भारत को लूटने का प्रयास किया, जिसने भारत माता के साथ लूट का प्रयास किया, उसको उसी दृष्टि से तुमको देखना चाहिए। वो चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या अन्य कोई भी धर्म का व्यक्ति जो यहाँ लूटपाट के लिए आया उस समय पर। आज हमारे देश में मुस्लिम हैं, अब्दुल हमीद जैसे लोग सम्मान की दृष्टि के पात्र हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि उन्होंने इस देश के आंचल को लुटने नहीं दिया, उन्होंने इस देश को गौरव दिया है। हम उन लोगों का ताउम्र सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। और अन्य ऐसे अशफाक उल्ला खान जैसे लोगों को आप नहीं भूल सकते। तो सम्मान की दृष्टि या सम्मान का पात्र कौन है? जिसने भारत माँ को गर्व कराया, वो नहीं जो गजनवी के पक्ष में है। वो कैसे ही सम्मान का पात्र हो सकता है? वो कैसे ही आक्रमणकारियों का पक्ष लेने वाला व्यक्ति? तो आप लोग इतिहास पढ़ते, आप सफल हो जाएंगे। आप लोग नौकरी चाहते हो, भारत माँ पर तुम गर्व करना नहीं चाहते, तो जब गर्व नहीं करना चाहते तो क्या करोगे इस नौकरी का दोस्त? पाना क्यों चाहते हो? बस इसीलिए कुछ पैसे आए तुम अच्छे कपड़े पहन पाओ? यही तुम्हारा जीवन है? उस देश, उस भूमि पर गर्व कौन करेगा जिसने तुमको सींचा है? आगे आएंगे, समझे इस बात को। तो भारत पर पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ वह हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ। क्या बोलोगे? 986 में किसने किया? सुबुक्तगीन ने किया था। कौन शासक था भारत का? जहां पर मैंने बोला इसने कुछ गांवों को जीता, तो हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल था।
क्या बोलेंगे, जयपाल था जिसके खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सर अल्पतगीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, नहीं, सुबुक्तगीन ने किया था, यही तो बताया। आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए आपका। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अच्छा, अब आते हैं गजनवी। गजनवी कौन है आपका, किस वंश से बताएंगे? तो ये गजनी से आया, और कभी कभी इसको नाम आपको महमूद गजनवी या महमूद गजनी भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? महमूद गजनी भी लिखा मिले तो यही नाम है, महमूद गजनी। शायद भारत में सबसे ज्यादा ईर्ष्या का पात्र ये है। आज भी हम बहुत सारे लोगों को जो भारत विरोधी काम करते हैं तो उनको हम गजनी की औलादे कह के बोल देते हैं कि ये गजनी की औलाद है जो भारत विरोधी काम करता है, क्योंकि उसने भी भारत विरोधी काम किए। जैसे आगे आएंगे, 998 एडी में ये गद्दी पर बैठा। कहाँ की गद्दी पर? गजनी की गद्दी पर। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। क्या बोलोगे? सुल्तान। और ये उपाधि इनको कौन देता था? खलीफा के द्वारा ये पद दी जाती थी। गाजी व्यक्ति कहा जाता था, बहुत जगह इसकी परिभाषा को बदला गया है, लेकिन उस समय के गाजी का अर्थ हुआ तो था विधर्मी का कत्ल करने वाला। यानी विधर्मी कौन? जो दूसरे धर्म का है। तो इसको गाजी की उपाधि दी गई किस बात के लिए? कि ये विधर्मी का कत्ल करता है, यानी जो इसके धर्म का नहीं है। तो इसका धर्म कौन सा था? इस्लाम। तो माना गया कि जो इस्लाम को नहीं स्वीकार करता था उसका कत्ल करने वाला गाजी कहलाता है। तो महमूद गजनवी को क्या बोला गया? गाजी बोला गया। ठीक है। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक है। अन्य नाम क्या है इसके? यामीन उद्दौला और यामीन उल बिल्लाह। ठीक है। और बुत शिकन किसको कहा गया है? बुत शिकन। तो बुत शिकन यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा। क्या बोलेंगे? बहुत सारे हिंदू मंदिरों को इसने तोड़ा। मूर्ति भंजक इसको कहा गया है। मूर्तियों को तोड़ने वाला भी इसी को कहा गया है। दोनों बातें एक ही हैं, बुतों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया। भारत पर आक्रमण इसने क्या किया? 1001 एडी में किया। 1001 में तो सफल होगा, 1000 एडी में किया। क्या बोलेंगे? 1000 एडी में किया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। क्या बोलोगे? पहला आक्रमण कब हुआ? ये इंपोर्टेंट नाम है, बहुत इंपोर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 एडी में किया। क्या बोलेंगे? 1000 एडी में किया। बहुत बढ़िया सुनील कुमार जी, जानेंगे धीरे धीरे। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कानपुरिया जी, बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे? के यादव जी, बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त। भारत पर आक्रमण 1001 एडी में, तुम शक्ति हो। आगे लिख चुके ये। नेक्स्ट चलते हैं। पहला सफल आक्रमण इसने भारत के खिलाफ किया 1001 एडी में। सफल कब हुआ? एडी समझ रहे हो? आज कौन सा चल रहा है मित्र? 2023। ये एडी है, यानी आज से कितने साल पहले ये आया होगा? तो आप कहेंगे 1022 साल पहले ये आया। वे हिंद का युद्ध, इसी युद्ध को हम कहते हैं जो जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ। ये वही जयपाल है जिसके खिलाफ कौन आक्रमण करता है? सुबुक्तगीन। लेकिन सुबुक्तगीन क्या पूर्णतः सफल हो पाया था? आप कहेंगे नहीं भैया, आपने बताया वो कुछ गांव जीतता है, कुछ गांव, और कुछ गांव जीतता है तो उसके बाद में फिर गजनवी आता है। और गजनवी ने किसको हराया? हिंदुशाही शासक आपका, हिंदुशाही से मतलब सिंध से निचला क्षेत्र जिस पर वो शासन करते थे, उसको हरा दिया गया और विजेता बन गया कौन? आपका गजनवी, और जयपाल हार गया। इस तरह से गजनवी की यात्रा भारत में शुरू होती है। तो महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी तक रहा। कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? 17 बार। कोई सत्ता स्थापना इसको नहीं करनी थी, सिर्फ उद्देश्य यही था भारत में लोगों को एक तो इस्लाम का प्रचार करना, कि लोगों को इस्लाम की तरफ भेजा जाए। दूसरा उद्देश्य था लूटपाट करना, और तीसरा था हिंदू आस्था को ध्वस्त करना। बहुत सारे मंदिर इन लोगों के द्वारा तोड़े गए। क्या बोलेंगे? मंदिर इन लोगों के द्वारा तोड़े गए, विदेशी आक्रमणकारियों के। ये हमारा प्यारा बच्चा जाविद कहता है कि कैसे तलवार के दम पर हुआ? तो मंदिर तोड़ के क्या ये पूजा कर रहे थे वहां पर? है? आगे आएंगे।
गुरुदेव सुन्नी क्या होते हैं? बच्चे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जब मैं आपको इस्लाम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि एक तो मोहम्मद साहब, एक उनके दामाद थे अली, उन दोनों की शिक्षाओं में जो विश्वास रखते हैं, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले सुन्नी हैं, और जो उनके दामाद अली की शिक्षा एजुकेशन में विश्वास रखते थे उनको सिया कहते हैं। सिया और सुन्नी, सिया और सुन्नियों का भी मतभेद रहा, इस्लाम बटा रहा। तो सिया और सुन्नी को ही एक करने के लिए सूफीवाद की स्थापना हुई है देश में। सूफी सिलसिला जो चला, जैसे नाम सुनते होंगे आप, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बेहतरीन लोग थे जिन्होंने क्या काम किया कि आपका ये लोगों ने बोला कि लोगों को झड़ना नहीं है, लोगों को झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, तो इस सिया और सुन्नी को एक करना चाहते थे। जैसे अगर आप देखोगे वो जितनी भी दरगाहें आप नाम पर देखते हैं, सलीम चिश्ती हों, चाहे फिर आपका मोइनुद्दीन चिश्ती हों, फिर आपका फिर दिल्ली की दरगाह की बात करें हम, ठीक है? तो ये सभी लोग कौन है? निजामुद्दीन औलिया जैसे लोग, जैसे उसी परंपरा से आपका अमीर खुसरो हुए, ये इसी सिया और सुन्नी के बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए। तो ये आप पढ़ोगे, ठीक है? मैं आपको बताऊं। 17 बार आक्रमण हुआ। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान पाकिस्तान में भारत वाले हिस्से पर। 1008 का इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर कब आक्रमण किया? 1008। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, उस समय कन्नौज के शासक हैं। कन्नौज मैंने कहा था आपसे कि कन्नौज को हर कोई पाना चाहता था, तो कन्नौज पे तो भैया राजा हर्षवर्धन थे, 647 में एक्सपायर हो गए। तो मैं आपको बताऊंगा कन्नौज के लिए एक आपका संघर्ष हुआ, जिसमें आपका, अगर मैं बात करूं, प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार हैं, और एक तरफ से पाल और एक तरफ से आपका राष्ट्रकूट, ये लड़ेंगे तीनों। फाइनल जो जीत होती है, अभी सिर्फ अपने दिमाग में एक बात रखिए, फाइनल उस युद्ध में, उस कन्नौज पर जो जीत होती है वो गुर्जरों की जीत होती है, और आपका गुर्जर उसको फतेह कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा नागभट्ट द्वितीय ने ये किस प्रकार करके दिखाया। तो कहने का मतलब है कन्नौज पर जो सेंटर रहा वो प्रतिहार गुर्जरों का रहा। तो गुर्जरों वंश के समय पर भी आपका, जब गुर्जर शासन कर रहे थे वहां पर, तो गुर्जर राजा रहे, तो गुर्जर राजा के समय पर 1018 में कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। राज्यपाल गुर्जर, जो एक गुर्जर शासक थे। कालिंजर अभियान, ये यहाँ पर कालिंजर आपका विद्याधर के समय पर था, एक चंदेल शासक हैं, चंदेल शासक हैं उत्तर प्रदेश का। आपका कालिंजर का किला, क्या बोलोगे? चंदेल शासकों के समय कालिंजर अभियान इसने किया, ठीक है? 1025 16वां आक्रमण इसका सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि और कुछ इसके आक्रमण में याद मत करो, तो वनडे एग्जाम के लिए दोहराए नहीं है इस बात में कि एकमात्र यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपका 1025 में हुआ, कौन सा था? 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर गुजरात को उसने लूटा, गुजरात को लूटा। दरअसल में लूटा किस प्रकार से बच्चे? इस सोमनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान शिव के हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ भी है। बड़ी प्रसिद्धि है उस मंदिर की। तो इस मंदिर में एक तलवार लटकी हुई रहती थी, जो दीवारों के द्वारा चुंबकीय प्रभाव पैदा करके उस दरबार को, जो तलवार थी उसको उस प्रांगण में लटकाया हुआ था, चुंबकीय प्रभाव पैदा करके। मेटल की तलवार रही होगी, किया जा सकता है। तो वहाँ लोगों में आस्था थी कि भाई ये जो है तलवार एक देवीय प्रभाव की वजह से लटकी हुई है। तो जिस समय पर आपका, अगर बात करें, गजनवी ने मंदिर की दीवारों को तोड़ा, तो जैसे ही दीवारें टूटी बच्चे, वो तलवार नीचे गिरी, और हिंदू आस्था को बहुत ठेस पहुंची उस समय पर कि भाई हमारी शक्ति को इन लोगों ने चुनौती दी है। मंदिर तोड़ डाले गए, अभियान रास्ते में जो कोई मंदिर आया वो तोड़ डाला गया, ठीक है? इस समय शासक भीम प्रथम चालुक्य वंश था, कहाँ पर? गुजरात में। लेकिन भीम प्रथम एक बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा था? वो सोमनाथ का आक्रमण था। 1027 में इसने खोकरों के विरुद्ध एक युद्ध किया। खोकर जाति, और इसमें जाटों का जिक्र भी आता है। खोकर और जाति और जाट, जो लोग इस समय पर भारत की सीमाओं पर या उत्तर भारत में निवास करते थे, ये गजनवी इधर से लूट के चले, इसको जाट परेशान करते, इसको बहुत मार लगाते, इसको लूट लेते थे जाते टाइम पर, ठीक है? तो इसने, खोकर जनजाति थी एक आपका सिंध क्षेत्र में, गजनवी सामान तो लेके जाए 100 रुपए का, देश पहुंचा पाए 50 का, रास्ते में लूट हो जाती थी इसके साथ में। गुरिल्ला रात को युद्ध करते थे, मार लेते थे, मिटते थे, लड़ते थे। तो इसने अंतिम अभियान इन्हीं के खिलाफ कर दिया, बोला इन्हीं को पहले निपटाते हैं, ठीक है? और अंतिम अभियान के बाद में 1023 में इसकी गजनवी की मौत हो जाती है, ठीक है? आगे आएंगे।
बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर जी सूरजमल जी के बारे में नहीं पढ़ा हो? पढ़ेंगे, वो तो बच्चे 1707 में आएंगे गद्दी पर, तब पढ़ेंगे उनको, औरंगजेब के समय पर, है ना। जब उनका जिक्र तब आएगा जब हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बात करेंगे। पढ़ चुके हैं जी, आगे आएंगे। अब आते हैं समकालीन लेखक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट परीक्षा की दृष्टि से कि भाई हमको ये सब कहाँ से पता चलता है। तो समकालीन लेखकों में नाम आता है जो गजनवी के समय पर थे, फिरदौसी। फिरदौसी, इसको हम बोलते हैं पूर्व का होमर। पूर्व का होमर, पश्चिम का होमर जानते हो ना। मैंने आपको कहा था कि सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी, तो आप कहेंगे इलियड। इलियड पुस्तक के लेखक कौन थे? मैंने आपको बताया था होमर है। तो ऐसे ही वीरता के किस्से जो लिखे हैं वो फिरदौसी ने लिखे हैं, और फिरदौसी को इसीलिए पूर्व का होमर बोलते हैं, यानी ईस्ट का होमर। वो वेस्ट का था, जो सिकंदर जिसको पसंद करता है। शाहनामा पुस्तक किसने फारसी भाषा में लिखी है? फिरदौसी ने। क्या बोलोगे? शाहनामा भाषा में कौन सी में? फारसी भाषा में लिखी गई है, फिरदौसी ने लिखी है, ठीक है। इतनी बात समझे, फारसी भाषा में बड़ी चर्चित किताब है। इसी किताब को हम क्या बोलते हैं? शाहनामा को ईरान का महाकाव्य। क्यों जी? बहुत प्रचलित क्यों है महाकाव्य? उसको बोलते से हमारे यहाँ पर महाभारत है, बहुत प्रचलित एक कहानी है, बहुत प्रचलित एक किस्सा है, जिस पे लोग उसकी सत्यता असत्यता की बात करते रहते हैं कि सत्य है कि नहीं है। ऐसे ही बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं, किताब लिखी कहाँ पर? फिरदौसी ने, शाहनामा ईरान में। इतनी प्रचलित हुई क्योंकि इसने मोहम्मद गजनवी की ने अपने बारे में इसको अपॉइंट किया था। गजनवी ने बोला फिरदौसी से कि मेरे बारे में, मेरे विजय अभियानों के बारे में किताब लिखो। अब क्योंकि विजय अभियानों के बारे में किताब लिखवाने की बात थी, विजय अभियानों के बारे में किताब लिखवाने की बात थी, तो उसने जब पुस्तकों के बारे में जिक्र किया, तो जब उसने वो किताब लिखवाने का उससे वर्णन किया, सॉरी मैं बीच में बात कर रहा था अभी यहाँ पर, तो अब देखोगे। तो शाहनामा जब उसने लिखी तो किसके द्वारा बोला गया? गजनवी के द्वारा। गजनवी कहता है मेरे किस्सों को लिखो और मेरी तारीफ ही लिखना, पता चले बुराई लिख दो, क्योंकि ये रहा है गजनवी के साथ में, तो फिरदौसी उसको जानता था। तो उसने 4 बड़ी बड़ी किताबें लिख दी कि ये लो तुम्हारा इतिहास। उसने बोला इतनी बड़ी, चलो मैं तो पढ़ भी लूंगा, लेकिन लोगों को तो मेरे बारे में पता चले, इसको कम करो। तो कम करवाता रहा साइज, अंत में किताब बन के तैयार हो गई। एक किताब बन के तैयार हो गई, तो फिरदौसी से इसने वादा किया था एक शब्द का 1 दिनार दूंगा। ऐसे समझो कि एक शब्द के 1 रुपए देने की बात हुई थी, और दिया 1 पैसा। एक शब्द का 1 पैसा फाइनल पेमेंट पे। तो गुस्सा आ गया किसको? किसको? फिरदौसी को। बोला अपने वादे पे नहीं उतरता है, मैं तेरा साथ रहा हूँ, तेरे अभियानों में तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। दोनों के क्या होगी? दोनों में बहस हो जाती है, एक संघर्ष छिड़ जाता है दोनों में। और भाई साहब, जो फिरदौसी ने लिखा इस गजनवी की सच्चाई को, एकदम से सब लोग राजा के खिलाफ तो पढ़ना चाहते हैं, वहाँ का तो राजा ही था, तो सब लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि ये कितना नीच व्यक्ति था, कितना खराब व्यक्ति था, कितना गंदा व्यक्ति ये था। तो ये सारी चीज़ें देख करके भैया क्या हुआ फिर? ये किताब एकदम से, ऐसे बोलते हैं ना, जंगल में आग की तरह फैल गई, और ईरान का महाकाव्य इसको इसीलिए कहते हैं। कहते हैं कि बाद में इसके मंत्रियों ने बताया गजनवी को कि भाई साहब उसके पैसे दे दो, लोगों में हमारे खिलाफ बात हो रही है। इसके मंत्रियों ने भी कहा। तो कहते हैं कि जिस समय की गाड़ी भेजी इसने भर करके, गजनवी ने, कि इस दिनारों की गाड़ी दे दो, नहीं तो लिखता रहेगा। प्रसिद्धि उसकी भी थी, लोग उसको ऑथेंटिक मानते थे। तो गाड़ी जैसे ही उसके घर गई, तो उधर से फिरदौसी की डेड बॉडी भी लेके जा रहे थे। फिरदौसी मर चुका था। कहते हैं कि एक सुल्तान एक लेखक का कर्जदार बना रह गया। ये कथन किसके बारे में कहा जाता है? ये गजनवी के बारे में कहा जाता है, और फिरदौसी को कहा जाता है, ठीक है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद, ये किस भाषा में? ये अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? बहुत पूछा जाता है बच्चे। अलबरूनी, इसने भी भारत के बारे में लिखा। किसका समकालीन है? ये भी गजनवी के टाइम था, और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान है, ठीक है। उतबी ने किताबुल यामिनी लिखी है। अब आप कहोगे यामिनी से मतलब क्या है? मैंने कहा गजनवी का वंश कौन सा है? यामिनी वंश। तो उन गजनवियों के बारे में सारी जानकारी किताबुल यामिनी से मिलती है, जो आपका उतबी की पुस्तक है। बच्चे मैंने आपको बताया, लेखक ये सारे याद रख लेना, कहीं भी पुस्तक और लेखक आए भूलना नहीं है, ठीक है।
थम्स अप करो, मेरी बात याद रखोगे। वैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन यानी सुबुक्तगीन के समय का इतिहास लिखा है। इससे हमको सब कुछ पता चलता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। सर मैंने 70 सेट खत्म कर लिए, अब जो चल रहे हैं इन सबको करना है। हाँ जी, सबको करना है। सर गजनी अब आ गया तो मैं उसे मार मार के गजनी से गंजा बना दूंगा। वेरी गुड बच्चा, उस समय भी इस देश में लोग थे। जब बात आती है राष्ट्रीय एकता की, तब आप भूल जाते हैं, तब हम सब भूल जाते हैं, फिर हम सबको अपने पर्सनल चीजें नजर आती हैं। यही विडंबना रही है। अन्य देश जो हमारे देश की तरह महान हुए हैं, उनके अंदर भी वही विचारधारा है। बहुत सारे लोग लड़े हैं, हम लोगों ने भी संघर्ष किया, इस दुनिया के बाकी लोगों ने भी संघर्ष किया, लेकिन जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो सब एकजुट दिखते हैं। ऐसी एकजुटता आपके अंदर भी होनी चाहिए। आपके निजी स्वार्थ तब सामने नहीं आने चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे, आगे। वेरी गुड, आगे चलेंगे। क्या बोलेंगे जी? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी क्या बोलोगे? मोहम्मद गोरी, जिसको हम सिहाबुद्दीन के नाम से जानते हैं, सिहाबुद्दीन के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमारी क्लास कल शुरू होगी, कल हम यहाँ से अपनी क्लास करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ाया वो पढ़ के रहना है। एक टॉपिक तुम किनारे पर रखना, कभी ऐसा हो कि मैं पढ़ाते टाइम अंत में भूल जाऊं। एक टॉपिक पढ़ना है कन्नौज के लिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। ये टॉपिक रिजर्व है आपका, एक ही दिन का टॉपिक है। ठीक है, ये रिजर्व में रखा क्योंकि उसके बीच में ताल बिगड़ती है, बच्चे जानते भी नहीं इसके बारे में, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ भी नहीं होता, उनको दिक्कत आती है थोड़ी। उन्हीं का ध्यान में रखते हुए ये याद रख, कॉपी पर रख लेना, मुझे बता देना कि भैया ये आपने कहा था। कब बताएं आप मुझे? ये तुम मुझे याद दिलाना लगभग ऐसे याद दिलाना जब मुगलों को हम खत्म कर लें। ठीक है, उसके बाद बताना, तब आपको रिलेट करेंगे। ठीक है, या मुगलों के बाद भी नहीं, मुगलों के बाद में तो आगे बढ़ाते रहेंगे आधुनिक भारत की तरफ। जब मैं आपको दक्षिण भारत पढ़ाऊँ ना, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का इतिहास, चेर चोल पांड्य विजयनगर बहमनी, ये सब हम पढ़ रहे हूँ, तब तुम मुझको एक बार याद दिला देना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझे इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले बच्चे एकजुटता क्यों जरूरी है, क्या घटनाएं अब से पहले घटी हैं कि हम लोग एकजुटता का परिचय नहीं दे पाए। भारत जैसे विशाल देश को इस देश के बहुत सारे गद्दारों ने लूटने दिया, बहुत सारे गद्दारों ने इसको लूटा। गर्व करिए बच्चे, और खुद से एक बोलते हैं ना कि खुद से एक संकल्प लीजिए, खुद से एक शपथ लीजिए कि मैं भारत माँ के आंचल पर कभी आंच आएगी तो जो मुझसे बन पाएगा मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा, क्योंकि उसी से, उसी संस्कृति से आपकी पहचान है, वही पहचानी जाती है। जहां आप जन्म लेते हैं उसके कर्जदार रहिए। आपको बच्चे किसी धर्म विशेष के पक्ष में नहीं होना चाहिए, आपको पक्ष में होना चाहिए भारत के। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि इस प्राणवायु में हम जिए हैं। हम लोग उस संस्कृति के लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हम जाकर के पाकिस्तान को मारें, हम जाकर के पाकिस्तान को लूट लें या पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं इस दुनिया में प्रत्येक देश अपना जीवन जिए, प्रत्येक देश बहुत अच्छे से रहे और हमारा भारत भी बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि हम लोगों की लूटमार की नीति कभी नहीं रही। हम लोग बाहर नहीं गए, हम लोग कहीं अपने धर्म का प्रचार करने अन्य लोगों पर हमने दबाव नहीं डाला। इसीलिए कहते हैं कि ये धर्म बहुत सहिष्णु रहा और ये सहिष्णु लोगों का देश है। तो आप भी बहुत सहिष्णु बनिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। उम्मीद करूंगा क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।